मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत गृहकार देने के सिद्धांत। देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने गृहकार के विषय में दत्त कार्य के विषय में विस्तृत अध्ययन किया था कि बच्चे को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कार्य करने के लिए, स्वयं कार्य करने के लिए क्यों दिया जाना चाहिए। दत्त कार्य क्या होता है? जो कक्षा में या कक्षा से बाहर यानी घर के लिए शिक्षक द्वारा छात्र को स्वयं करने के लिए दिया जाता है, उसे दत्त कार्य की संज्ञा दी गई थी। दत्त कार्य में सबसे पहला नाम आता है हमारा गृह कार्य का। तो मैंने आपको बताया था कि गृहकार देने के विषय में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मत प्रचारित हुए हैं कि कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे को गृहकार दिया जाना चाहिए, कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे को गृहकार नहीं दिया जाना चाहिए। अगर बच्चे को गृहकार दिया जाना चाहिए, दिया जाता है, जो इसके फेवर में है वो तो ये कहते हैं कि वास्तव में बच्चे को गृहकार दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चा थोड़ा समय घर पर भी पढ़ाई में मन लगाए, जो विद्यालय में पढ़ के आया है उसको रिवीजन हो सके। गृहकार के कुछ एडवांटेज भी हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज मीन्स लाभ भी हैं तो कुछ हानियाँ भी हैं। लाभ के विषय में हम चर्चा कर चुके थे। गृहकार के विषय में जो विपरीत मत है कि गृहकार बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए, उसमें वे पेरेंट्स आते हैं जो अपने बच्चे की पढ़ाई के प्रति सजग नहीं होते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, वह घर पर भी पढ़ाई करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर बच्चे को आपको अच्छे से अधिगम कराना है, यदि उसे स्थायी रूप से अधिगम कराना है तो गृहकार दिया जाना चाहिए। गृहकार की महत्ता कब होती है, गृहकार का क्या महत्व है, इससे बालक का माइंड थोड़ा सक्रिय रहता है। कब क्यों दिया जाता है कि अगर आप किसी पाठ्य वस्तु को पढ़ाने जा रहे हैं, कल उसे पढ़ाना है और बच्चा एब्सेंट माइंड से बिल्कुल क्लास में आया है, यानी उसने वह चीज़ पहले से बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो वह उस नई चीज़ को एक बार में ग्रहण नहीं कर पाएगा। देखिए, ह्यूमन बॉडी है, इसमें सबकी कैपेसिटी एक ही होती है। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे बच्चे बहुत शार्प माइंडेड हो कि वह एक बार में शिक्षक द्वारा जो पढ़ाया गया है उसे यूं की त्यों ग्रहण कर ले और बाद में उसे रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़े। जब तक हम किसी चीज़ को 2 या 3 बार रिवाइज नहीं कर लेते, हमारे मस्तिष्क में वह स्थायी स्थान ग्रहण नहीं कर पाती है। और स्थायी रूप से अधिगम कराने के लिए गृहकार की आवश्यकता होती है। तो ज़्यादा मत तो इसी फेवर में है, इसी पक्ष में है कि बच्चों को कुछ ना कुछ, थोड़ा या ज़्यादा कुछ ना कुछ गृहकार करने के लिए दिया जाना चाहिए। इसी तरह सेम क्लास वर्क है दत्त कार्य के अंतर्गत कि जब कक्षा प्रक्रिया चल रही है, शिक्षा प्रक्रिया चल रही है, कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो उसे कि बच्चे का ध्यान है या नहीं, बच्चे बॉडीली प्रेजेंट तो है, मेंटली प्रेजेंट है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें कक्षा में जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया चल रही है उस दौरान इंटरेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए, वह समझ में आ जाए, इसके लिए उसे कक्षा कार्य दिया जाना चाहिए। कि जैसे आपने कोई कविता पढ़ाई, उसका अर्थ बताया, तो आपको कक्षा कार्य के रूप में देना है बच्चों को कि आप इसका अर्थ बताइए, जैसा कि मैंने अभी बताया। आपने मैथ का कोई सवाल, एक सवाल बता दिया है और दूसरा सवाल यहाँ करने के लिए दे दिया है कि आप इस कार्य को इस विधि से ही, इस सवाल को इस विधि से दोबारा सॉल्व कीजिए। तो ये चीज़ इसलिए दी जाती है, टाइम पास का काम नहीं होता है। गृहकार होता है, कक्षा कार्य होता है बालक को अधिगम में स्थायी रूप से अधिगम कराने के लिए, बालक का शिक्षण प्रक्रिया में सहयोग लेने के लिए, इसलिए गृहकार दिया जाता है। तो अब ये तो मैंने आपको बेनिफिट बताया कि गृहकार से बच्चे का अधिगम स्थायी होता है, शिक्षा उसे रिवीजन की आदत पड़ती है, दूसरा उसे स्वाध्याय की आदत पड़ती है, वह अपने उसमें तर्क वितर्क करने की, विचार चिंतन करने की कैपेसिटी डेवलप होती है, शिक्षक को भी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। छात्र अगर स्वयं पढ़ता है तो वह पूर्व ज्ञान से परिचित होता है, आगे पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के प्रति सजग रहता है। तो ये तो मैंने बेनिफिट्स आपको बता दिए। अब बात आती है गृहकार के संबंध में आपत्तियाँ यानी हानियाँ, क्या क्या नुकसान। गृहकार के प्रकार भी मैंने आपको पढ़ा दिया कि किस प्रकार हम गृहकार दे सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में, जो भी प्रकार है कि
हिंदी में हम कविता की सारांश लिखने के लिए, व्याख्या करने के लिए, कठिन शब्दों को याद करने के लिए लैंग्वेज में ऐसे दे सकते हैं। मैथ में और साइंस में हम प्रयोग सिद्ध करने के लिए दे सकते हैं। इस प्रकार का गृहकार उसे दिया जा सकता है। हानि में क्या है, देखिए हानियां। सबसे पहली बात है कि हम बच्चे को वर्तमान में जो शिक्षा है बालक का क्या चाहती है, सर्वांगीण विकास चाहती है। सर्वांगीण विकास चाहती है, लेकिन जब बच्चे को क्लास वर्क के साथ साथ 6 घंटे, और अभी देखिए स्कूलों की बिल्डिंग जहाँ गली गली में स्कूल हो गए हैं, विद्यालय हो गए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए हैं, हिंदी मीडियम स्कूल हो गए हैं, तो विद्यालय आजकल इतना स्पेस नहीं रखते कि बच्चे को वहाँ पर खेलने के लिए मौका मिल सके। वहाँ पर प्लेग्राउंड नहीं होता, कई विद्यालयों में प्लेग्राउंड नहीं है, पढ़ाई अच्छी होती है, प्लेग्राउंड नहीं है, अदर एक्टिविटी में बच्चा भाग नहीं ले पाता है, पाठ्यसहगामी क्रियाएं नहीं कर पाता है, तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। दूसरी बात यह है कि जब उसे कक्षा का 6 से 8 घंटे वह जब विद्यालय के लिए देता है, तो एक बालक है, उसके पास कितना टाइम है, उसको भाई हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति ये कहती है बच्चे को स्वयं करने दो। स्वयं करने के लिए जब वह तब एक्टिव रहेगा, जब वह एक्टिव रहेगा तब वह स्वयं कर पाएगा। तो 8 आवर्स वह विद्यालय में व्यतीत करने के बाद, विद्यालय में गुजारने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब घर जाता है तो वह पूरी तरह से थक जाता है, और इसकी सबसे बड़ा नुकसान होता है कि छात्र को खेलने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। खेलने के लिए समय नहीं मिल पाता है, सबसे बड़ी हानि है। खेलने के लिए समय नहीं मिल पाता है, क्यों? खेलना भी बहुत जरूरी है बच्चे की शारीरिक विकास के लिए, उसके मूड को फ्रेश करने के लिए, मेंटली उसे एक्टिव रखने के लिए। बच्चे अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में पूरा भाग नहीं ले पाते हैं। अगर उन्हें बहुत ज़्यादा गृहकार्य दे दिया जाता है तो वह अपने परिवार और समाज में पूरा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। परिवार और समाज समायोजन नहीं कर पाते, क्यों? वह सारा दिन ही किताबों में बैठे रहेंगे। वैसे तो विद्यालय आ गए, 2-4 घंटे उनके खाने पीने सोने में निकल गए, कितने घंटे बचे? 1-8 घंटे में जब वह परिवार और ना तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत कर पाते हैं और न ही अपने मित्र वगैरह से मिल पाते हैं, तो उनका विकास नहीं होता, व्यवहारिक विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत जरूरी होता है समायोजन स्थापित करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है इसका कि बालक परिवार और समाज से कट जाता है, वह उनके साथ समय नहीं बिता पाता है। माँ बाप के साथ, माँ बाप के कार्यों में हाथ नहीं बटा पाते हैं। वे क्यों नहीं बटा पाते? क्यों? वह किताबों में ही लगे रहेंगे, और किताबों में लगे रहेंगे तो वह हाथ नहीं बटा पाएंगे, ना तो बाजार का कोई काम कर पाएंगे, ना ही इतने एक्टिव रहेंगे। छोटे बच्चों पर अधिक कार्य मानसिक और शारीरिक दोनों दृष्टियों से हानिकारक होता है। स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक बच्चे का विकास खेल खेल में ही ज़्यादा हो सकता है, ना कि उसे रटंत विद्या की तरह किताबों में झोंक दिया जाए। ऐसे बच्चे का विकास नहीं होता है, ना शारीरिक विकास होता है और नहीं, क्योंकि प्रेशर हर चीज़ को दबा देता है। प्रेशर का मतलब है आप चाहे उसे मेंटली प्रेशर दीजिए, चाहे उसे बॉडीली प्रेशर दीजिए, कैसा भी प्रेशर अगर वह लेता है माइंड पर तो वह उसकी सारी डेवलपमेंट को, ग्रोथ को प्रभावित करता है। तो उसके बालक, एक बच्चे के लिए एक प्राइमरी लेवल का बच्चा है और उसको 8-10 घंटे स्कूल में बिता के आता है, चलने जाने आने में इतना थक जाता है, आके सो जाता है और उसे टाइम नहीं, उठ के फिर वह होमवर्क को रगड़ने में लग जाता है, तो उसका स्वास्थ्य विकसित नहीं हो पाएगा, वह स्वस्थ नहीं रह पाएगा, नींद भी पूरी नहीं हो पाएंगी, ना ही वह खा पाएगा, ना ही उसे डाइजेस्ट कर पाएगा। यानी पूरा इस होमवर्क का प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। बच्चों में
गृह कार्य का निरंतर भय बना रहता है, जिससे भावात्मक अस्थिरता आती है। भावात्मक अस्थिरता आती है कैसे? जब बच्चे के ऊपर प्रेशर रहता है, गृह कार्य का एक सबसे बड़ा नियम है कि दिए गए कार्य को दूसरे दिन नियम से चेक किया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा। अब जब चेक किया जाएगा दूसरे दिन, अगर बच्चा वर्क कंप्लीट करके नहीं लाता है तो शिक्षक के द्वारा उसे क्या दी जाती है? पनिशमेंट दी जाती है टाइम पर गृह कार्य नहीं करके लाने के लिए, और इंसल्ट फील होती है उसे अपनी क्लास में। तो वह भावात्मक रूप से, अगर उसके ऊपर प्रेशर रहता है अपने वर्क को, होमवर्क को पूरा करने का, और जब वह उस वर्क को पूरा नहीं कर पाता है तो वह भावात्मक रूप से अस्थिर हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका मन किसी कार्य में नहीं लगता है, ना ही उसे दोस्त अच्छे लगते हैं, ना ही परिवार के सदस्य अच्छे लगते हैं, और रोना धोना, ये छोटे लेवल के बच्चों में ये वो देखी जाती है, कमी पाई जाती है कि वह अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते हैं, वह चिड़चिड़ाते हैं, यहाँ तक कि वह स्कूल जाने से भी कतराने लगते हैं। अगर उनका होमवर्क नहीं होता है तो उनके मन में एक डर सा बैठ जाता है कि अब क्या करूँगा, कैसे इस कंडीशन को मैं फेस करूँगा, यानी भय की स्थिति पैदा हो जाती है। तो शिक्षक को इतना होमवर्क भी नहीं दे जिससे कि बालक में भय उत्पन्न हो जाए। अगला है, इसमें गृह कार्य अधिक कठिन होता है तो कुछ बच्चे नकल करने के मार्ग पर आ जाते हैं। नकल करने की प्रवृत्ति, भाई हो सकता है बच्चे ने क्लास में आपने समझाया और उसने ग्रहण नहीं कर पाया हो, या उसके समझ में नहीं आया हो, और आपका प्रेशर इतना है कि जो दिया गया वर्क है वह 100% कंप्लीट होना चाहिए, तो वह नकारात्मक भावनाओं का शिकार हो जाता है और उसमें दूसरे की कॉपी से नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। वह ऐसे सरल मार्ग को अपनाता है कि लिया और उतारा और चेक करा लिया, वह मेहनत करने से बचता है क्योंकि उसे अपना वर्ग समय पर पूरा करना है। तो गृह कार्य देते समय इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप बच्चे को अनावश्यक प्रेशराइज तो नहीं कर रहे हैं, वह दबाव का तनाव का शिकार तो नहीं हो रहा है। कभी कभी बच्चे घर का काम न करने के कारण दंड से बचने के लिए बीमारी का दूसरा यानी कि बहाने बनाते हैं। अनावश्यक बहाने या झूठ बोलने की आदत का विकास होता है। आदत पड़ जाती है, हम किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास एक ही चीज़ रहती है कि हमें टीचर से क्या कहना है, क्या कहकर हम फालतू की मार से बच सकते हैं जिससे कि हमें मार नहीं पड़े। तो वह अनावश्यक बहाने, या तो स्कूल नहीं आएंगे, या स्कूल आएंगे तो कॉपी घर रह गई है मेरी, या मैं बीमार हो गया था, या मेरी मम्मा बीमार हो गई थी, या पापा ने काम बता दिया था, या हमारे घर में माहौल नहीं मिला मुझे। ये सारे अनावश्यक तरीके वो अपनाते हैं, झूठ बोलने की आदत का वह शिकार हो जाते हैं। कभी कभी काम इतना अधिक होता है कि बच्चा खिंच जाता है और उसमें अरुचि पैदा हो जाती है और आगे जाकर संपूर्ण शिक्षण के प्रति अरुचि धारण कर लेता है। वह संपूर्ण शिक्षण के प्रति अरुचि धारण कर लेता है। संपूर्ण शिक्षण में अरुचि उत्पन्न हो जाती है बच्चे में कि जब वह अनावश्यक प्रेशर ले लेता है, वह कार्य पूरा नहीं कर पाता है, उसे ऐसा वातावरण नहीं मिलता है कि वह होमवर्क कर सके, तो वह संपूर्ण पढ़ाई को एक बोझ समझने लगता है कि वास्तव में इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है और उसकी मानसिकता बिगड़ जाती है। गृह कार्य का निरीक्षण नहीं हो तो बच्चे के मन में उसके प्रति उपेक्षा पैदा हो जाती है। कई बार टीचर अगर आलस्य कर जाता है, शिथिलता दिखा देता है कि नियमित रूप से बच्चा अगर गृह कार्य करके ला रहा है, आपने प्रेशराइज होके आपने दंडवत उसे दंड रूप से
से दबाव डालकर होमवर्क करने के लिए प्रेरित किया है कि आपने ये कह रखा है कि मेरा होमवर्क डेली होना चाहिए और वह होमवर्क करके लेके आता है और आपके द्वारा वह समय पर चेक नहीं किया जाता है, तो बच्चे में हीन भावना आ जाती है, बच्चा लापरवाही करने लग जाता है, उसके अंदर गृह कार्य की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वह उपेक्षा करने लगता है होमवर्क की। दूसरी बात है कि देखिए, एक जब 6 से 7 घंटे बच्चे विद्यालय में रहता है और 6 से 5 से 6 सब्जेक्ट का वह अध्ययन करता है, 6 सब्जेक्ट का मिनिमम अध्ययन करता है, तो एक समय सारणी ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षक को एक दिन छोड़ के एक दिन एक सब्जेक्ट का होमवर्क देना चाहिए। अगर वह 6 की 6 होमवर्क देंगे तो उसके 6 घंटे तो घर पे और ही खराब हो गए। बच्चे का कैपेसिटी धीमी भी हो सकती है, बच्चा किसी और काम में भी बिजी हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको 6 की 6 सब्जेक्ट में इतना होमवर्क दे दें कि वह सुबह तक ही कंप्लीट नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि वह कार्य समय पर पूरा नहीं होता और बच्चे में खिन्नता बढ़ती है। गृह कार्य मतलब गृह कार्य विद्यार्थियों की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार होना चाहिए। विद्यार्थी की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार आपको गृह कार्य देना चाहिए। ये है इसके हानियां। इसके लाभ भी हैं तो इसकी हानियां भी भरपूर है कि बच्चे को खेलने का समय नहीं, भाई वो बड़ा होके तो खेलेगा नहीं, उसके ये खेलने कूदने की भी उम्र है और उसके पढ़ने की भी उम्र है, लेकिन पढ़ने का प्रेशर उसके पास इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस गृह कार्य का प्रेशर, उसके याद करने का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वह खेल ही ना सके, प्ले ही नहीं कर सके। परिवार और समाज में वह समायोजन स्थापित करता है। देखिए, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, उसकी मैच्योरिटी बढ़ती है, वह परिवार के सदस्यों की सोच से, विचारों से अपने विचारों को कंबाइन करने की कोशिश करता है, समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है, क्योंकि इससे पहले वह घर में था, अब वह विद्यालय जाने लगा है, विद्यालय से उसका समाज बढ़ने लगा है, तो समाज के साथ वह समायोजन में मिलेगा, बैठेगा, जानेगा, परखेगा और फिर वह घनिष्ठता बढ़ाएगा। तो इन सब के लिए उसके पास टाइम नहीं रहता है, यहाँ तक कि वह चाहता है कि मैं मेरे मम्मी पापा की हेल्प करूँ या मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करूँ, तो वह परिवार के लोगों को भी समय नहीं दे पाता है, परिवार के किसी भी कार्य में वह इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, वह दिन रात और किताबों में ही लगा रहता है। तो इससे उसे एक ऊबनेस सी आती है, एक निराशा उसके जीवन में आ जाती है, उसके स्वास्थ्य पर भी इससे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, माइंडली वह थक जाता है और आइज पर भी उसके आई साइड भी वीक होने के चांसेस रहते हैं, यहाँ तक कि उसका डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। भावनात्मक अस्थिरता उसके ऊपर भावात्मक अस्थिरता हावी हो जाती है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, उसके पास एक ही बात रहती है कि मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है। नकल करने की प्रवृत्ति, अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है जिसके बहुत सारा प्रेशर है वर्क करने का, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में वह अपने दोस्तों से कांटेक्ट करेगा और अगर उन्होंने कर लिया है तो नकल मारेगा या नेट से नकल मारेगा या किसी गाइड से ऐसी से जहाँ पे सीधा साधा क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, उसी नकल करने की प्रवृत्ति उसमें बढ़ती है। अगर वह वास्तव में नहीं कर पाता है होमवर्क, तो अनावश्यक बहाने वह स्कूल में आकर बनाने लगता है, इससे उसकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और यह कब विकराल रूप ले लेती है हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। संपूर्ण शिक्षण में उसकी अरुचि उत्पन्न हो जाती है। गृह कार्य का नियम है कि उसे डेली की डेली चेक करना चाहिए, उसकी महत्ता खत्म हो जाती है अगर शिक्षक द्वारा, अगर टीचर द्वारा गृह कार्य चेक करने में शिथिलता दिखाई जाती है। विद्यार्थी की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार ही क्या देना चाहिए, होमवर्क देना चाहिए, वरना वह गलत मार्ग पर चला जाएगा और शिक्षा से पलायन कर जाएगा। तो ये थी गृह कार्य की हानियाँ। गृह कार्य देने से हानियाँ, लाभ भी मैंने आपको बता दिए थे और हानियाँ भी। जहाँ सर्वांगीण विकास की बात आती है वहाँ लाभ भी हैं कि आप बच्चे को समय अनुसार इतना होमवर्क दीजिए कि वह घर में खेलने में भी समय निकाल पाए, वह होमवर्क को करने में भी समय निकाल पाए, वह परिवार के लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, बातचीत कर पाए, समाज में अपने दोस्तों के बीच भी वह अपनी जगह बना पाए। ऐसा नहीं कि वह ऑल टाइम दूसरे ही दिन विद्यालय आने से अपने बचता रहे, बहाने बनाता रहे, वह घर में भी झूठ बोले और आपके सामने आकर भी वह क्या बोले, झूठ ही
बोले। अब है गृह कार्य के देने के सिद्धांत। देखिए गृह कार्य प्राय ऐसा हो कि बच्चा अपने आप कर सके, उसे माँ बाप और अन्य किसी से, सिद्धांत है, कुछ नियम है कि गृह कार्य कहाँ पे हानिकारक नहीं हो सकता है। तो गृह कार्य ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसे स्वयं कर सके। गृह कार्य ऐसा हो जिसे छात्र स्वयं कर सके। यानी कि जरूरी नहीं है कि हर घर में माता पिता पढ़े लिखे हों, जरूरी नहीं है कि आपने जो गृह कार्य बच्चे को दिया है उसे उस बच्चे के पेरेंट्स उसे हल करा सकें। अगर आपने कुछ ऐसा करने के लिए दे दिया है जो उसे मोबाइल से देखना है, नेट से प्राप्त होता है, तो जरूरी नहीं कि हर बच्चे के पास घर पर नेट उपलब्ध हो, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो। तो गृह कार्य देते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि दिया गया कार्य उसकी आवश्यकता अनुसार, उसकी क्षमताओं के अनुसार हो, ऐसा हो कि जिसे वह स्वयं कर सके, उसे किसी गाइडलाइन की आवश्यकता ना पड़े, माता पिता के हेल्प की आवश्यकता ना पड़े, एक्स्ट्रा क्लासेस के रूप में ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़े जहाँ पे उसकी बर्बादी हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है, उसे गलत आदतें पड़ रही है। आपकी शिक्षण विधियाँ ऐसी होनी चाहिए कि वह विद्यालय में ही पूरा की पूरा अध्ययन करके जाए और उसका आसानी से घर पर रिवाइज कर सके। तो ऐसा हो जिसे छात्र स्वयं कर सके, माँ बाप या अन्य किसी ट्यूटर की उसे आवश्यकता नहीं हो। दूसरा है गृह कार्य मशीन न हो, गृह कार्य मशीन नहीं हो। मशीन नहीं होगा मतलब गृह कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे विद्यार्थी की सोच पर प्रभाव पड़ता हो, विद्यार्थी को कुछ उम्मीद जगे, उसके अंदर उत्साह हो कि हाँ मुझे ये करना है, ये हो जाएगा तो मेरा कितना नाम हो। ये सोचने विचारने की आवश्यकता हो जिस पे पड़े, ना कि रटने वाला कि आप इसे रट लाओ और यहाँ पर बोल दो। तो उसके मशीन की तरह हो, तर्क वितर्क करने वाला हो, यानी कि उसे एक्टिव बनाने वाला गृह कार्य मशीन नहीं होना चाहिए, मशीन नहीं होना चाहिए। गृह कार्य रुचियों को ध्यान में रखकर दिया जाए, जिससे कि पढ़ने के रुचि अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कैसा होना चाहिए? बालक की रुचि के अनुसार दिया जाना चाहिए। प्रत्येक बालक की रुचि के अनुसार तो हम गृह कार्य नहीं दे सकते, लेकिन हमारा जो गृह कार्य देने का जो तरीका है औसतन ऐसा हो जाना चाहिए कि हर विद्यार्थी को उसको करने में क्या आए, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आए। देखिए ये सब चीज़ें गृह कार्य से संबंधित जो चीज़ें हैं, हाई लेवल पर तो गृह कार्य दिया ही नहीं जाता है, बहुत कम असाइनमेंट वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बच्चों के लेवल की हैं, प्राइमरी सेक्शन मिडिल सेक्शन तक की हैं, कि जहाँ बच्चे का जीवन बिल्कुल खेलकूद से संबंधित होता है। बच्चा अपने आप को समयात्मक रूप से स्थिर नहीं कर पाता है, उसे ऐसा लगता है कि खेलने के लिए अगर टाइम नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। वह इससे खेलेगा, मोबाइल से देखेगा, कंप्यूटर से देखेगा, अपने दोस्तों के बीच में देखेगा। अगर इन सब बातों के लिए उसके पास टाइम नहीं है तो वह शिक्षा में रुचि नहीं ले पाएगा, उस होमवर्क को करने में इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा। तो गृह कार्य ऐसा होना चाहिए जिसमें उसे कुछ नया सीखने को मिले, उसे ऐसी आवश्यकता ना पड़े कि वह होमवर्क उसे बोर कर दे। अगला है विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। निश्चित गृह कार्य कैसा होना चाहिए? निश्चित हो, आपने जो पढ़ाया है उसी में से दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं अटपटा कि विद्यार्थी के समझ में ही नहीं आए कि इसमें करना क्या है, कि ये कंप्लीट मैंने कर लिया और ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा नहीं, कई बार जवाब आता है कर तो लिया है, पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो वर्क है, दिया जाने वाला जो होमवर्क है वह अनिश्चित नहीं होना चाहिए, उसका कोई स्थायी निश्चित रिजल्ट होना चाहिए जिससे विद्यार्थी को संतुष्टि मिल सके। जहाँ तक संभव हो गृह कार्य पहले से ही करवाए गए कार्य से संबंधित हो, ना कि नए पाठ से। नए पाठ से गृह कार्य संबंधित नहीं होना चाहिए।
गृहकार्य जो है वह पिछले पाठ से संबंधित होना चाहिए, जो आपने पढ़ा दिया, जो आपने समझा दिया उससे संबंधित होना चाहिए, ना कि नए पाठ से संबंधित हो। नए पाठ के विषय में छात्र को कुछ ज्ञान ही नहीं है। जब आप उससे, आपकी भी देखिए, एक शिक्षक की भी इमेज का भी प्रभाव छात्र पर तब पड़ता है जब वह उसके पढ़ाए हुए लेसन में से वह प्रश्न पूछे और छात्र उसका आंसर दे दे। जब आपने वह चैप्टर पढ़ाया ही नहीं है और उसमें से आप वर्क करने के लिए देते हो तो एक शिक्षा की प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है कि वास्तव में हमें ये आता ही नहीं। अगर हमें ये आता तो हम विद्यालय क्यों आते, हम अपने आप ही पढ़ लेते। ये क्वेश्चन एक बेतुका का क्वेश्चन रहता है उनके दिमाग में। गृहकार्य सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान नहीं होना चाहिए। सभी छात्रों के लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर छात्र अपनी व्यक्तिगत ग्रोथ के अनुसार आगे बढ़ता है, व्यक्तिगत रुचि के अनुसार आगे बढ़ता है। तो ऐसा गृहकार्य नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक सा गृहकार्य सभी बच्चों को दिया जाएगा तो उसमें नकल करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है, नकल की प्रोसेस बढ़ जाती है कि आपने कर लिया और आपने दूसरे से कॉपी कर लिया। अगर आप लगभग ग्रुप में गृहकार्य देते हो तो बच्चे कुछ सीखते हैं और उनमें करने का क्रेज रहता है। बाकी एक सा गृहकार्य देने पर तो वह क्रेज समाप्त हो जाता है, वह उत्साह समाप्त हो जाता है। गृहकार्य सज्जा के रूप में नहीं देना चाहिए। पुस्तकालय से पुस्तक लेकर पढ़ने की व्यवस्था भी गृहकार्य का एक अंग होनी चाहिए। गृहकार्य ऐसा हो कि पुस्तकालय का महत्व बढ़ाए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी संबंधित सब्जेक्ट होती है उसमें हमें इतना, उसमें तो ज्ञान मिलता ही है, लेकिन पुस्तकालय एक ऐसा एरिया है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर उस विषय से संबंधित विस्तृत ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। दैनिक रूटीन में विद्यालय छात्र को इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वह विद्यालय की पुस्तकालय में जाकर बुक्स पढ़े। तो गृहकार्य आपका ऐसा होना चाहिए कि उसे कुछ नया करने को मिले, नया सीखने को मिले और वह पुस्तकालय से पुस्तक निकालकर, बुक निकालकर उसे रीड करने की कोशिश करे। गृहकार्य विभाग चक्र यदि बनाया जाए तो उसकी एक प्रति अभिभावकों को दी जानी चाहिए ताकि गृहकार्य करने में बच्चों का निरीक्षण और सहायता कर सके। जो भी गृहकार्य आपके द्वारा दिया जाता है, विभाग चक्र आपने बनाया है, समय सारणी आपने बनाई है, तो उसकी समस्त जानकारी आप पेरेंट्स को आपके द्वारा सूचित होनी चाहिए। क्यों सूचित होनी चाहिए? जिससे कि पेरेंट्स को भी ये पता रहे कि उनका बालक किस दिशा की ओर गति कर रहा है, उसे कि कहाँ पर कौन सी परेशानियाँ हो रही हैं, विद्यालय में उसके कैसा शिक्षण चल रहा है, कैसी विषय वस्तु की पढ़ाई कैसी कराई जाती है, वह देख सकें, अपने बालक पर निगरानी रख सकें और अगर उन्हें कोई कमी लगती है तो वह विद्यालय में कांटेक्ट कर सकें। तो ये चीज़ है कि विद्यालय गृहकार्य ऐसा होना चाहिए। अगर आप विभाग चक्र निर्धारित करते हो गृहकार्य का तो उसकी जानकारी आप पेरेंट्स को भी आपको देनी चाहिए। अगला है इसमें गृहकार्य देते समय बच्चे के घरेलू वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको बताया कि कई बच्चे का वातावरण ऐसा नहीं होता है कि वह घर पर जाकर गृहकार्य संपन्न कर सके। आपने देखा होगा कई बच्चे कोलाहल में, घर में जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो एक शोर शराबा सा रहता है, वहाँ उन्हें वातावरण नहीं मिल पाता है कॉन्सेंट्रेट करने का, एकाग्रचित होकर काम करने का। या फिर घर में छोटे बच्चे हैं तो वह उसे वर्क करने नहीं देते, उसकी नोटबुक फाड़ देते हैं या कुछ है जैसा भी है। या कई बच्चों की ऐसी आर्थिक स्थिति होती है कि उनके घर में लाइट पानी की व्यवस्था नहीं है तो वह होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाते, या उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उन्हें विद्यालय के समय से लेकर बाद में टाइम नहीं मिल पाता, वह अपने पेरेंट्स की हेल्प कराते हैं। तो इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखना शिक्षक का दायित्व होता है और उस दायित्व को निभाते हुए शिक्षक को छात्र की आवश्यकता अनुसार गृहकार्य देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए। 10% अंक गृहकार्य के रखने चाहिए। वार्षिक परीक्षा में इन अंकों को जोड़ा जाना चाहिए। गृहकार्य का महत्व प्रतिपादित करने के लिए सबसे अच्छी बात है कि 10% अंक और ओवल गृहकार्य के लिए रखने चाहिए। आपके द्वारा साल भर
में जो गृह कार्य दिया गया है छात्र को उसने किस तरीके से कंप्लीट किया है, कितना सही किया है, कितना नकल मार की है, ये सारी चीज़ें, इन सब का मूल्यांकन आपके द्वारा किया जाना चाहिए। और जो एनुअल एग्जाम होती हैं, जो प्रोग्रेस कार्ड बच्चे का बनता है, उसमें इन 10% मार्क्स को इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि बच्चा ऑटोमेटिकली गृह कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए, किसी बाहरी दबाव की उसे आवश्यकता ही ना पड़े। ये है गृह कार्य के सिद्धांत जो मैंने आपको पढ़ाए। इसमें पहला आपको बता दिया मैंने कि गृह कार्य का सिद्धांत ऐसा है, गृह कार्य ऐसा हो जो छात्र स्वयं कर सके, ना कि उसे किसी गाइडलाइन की आवश्यकता हो। गृह कार्य ऐसा नहीं हो कि उसे मशीन बना दे, उसमें रटने की प्रवृत्ति घर कर जाए। तर्क वितर्क करने वाला, सोच विचार करने वाला गृह कार्य होना चाहिए। गृह कार्य बालक की रुचि के अनुसार ही होना चाहिए, छात्र को बोर करने वाला नहीं होना चाहिए, कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करे, ऐसा गृह कार्य होना चाहिए। गृह कार्य निश्चित हो, अटपटा नहीं हो, जो छात्र की समझ में और कहाँ से कैसे करना है यह बिल्कुल स्पष्ट हो। पिछले पाठ से संबंधित होना चाहिए, जो कक्षा में आपने शिक्षण प्रक्रिया संपन्न की है, जो पाठ आपने पढ़ाया है उसे से संबंधित गृह कार्य होना चाहिए। नए पाठ से संबंधित गृह कार्य नहीं होना चाहिए। सभी छात्रों के लिए एक जैसा गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता हर जगह विद्यमान होती हैं। बच्चे को नकल करने की प्रवृत्ति से बचाने के लिए इस टेक्निक का, इस सिद्धांत का पालन करना बहुत ज़रूरी है कि सभी छात्रों को एक जैसा गृह कार्य नहीं दिया जाए। गृह कार्य ऐसा हो जिसमें बालक को, गृह कार्य के रूप में बालक को पुस्तकालय की पुस्तक पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है, जिससे उनके ज्ञान में क्या हो, विस्तार आए, विस्तृत हो, उनका ज्ञान बढ़े, उन्हें नोटबुक के अलावा कुछ और देखने का भी मौका मिल सके। वह 8वां गृह कार्य के जो मार्क्स हैं वह 10% आपको जोड़ने चाहिए, जो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है उसमें ऐड कर देने चाहिए। ये थे इसके सिद्धांत, आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।